हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जेईई में 28 जून का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा हार्ड आया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो को पूरा देखो। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ और इसके बाद कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चन को भी वीडियो बना करके अपलोड करती रहूंगी। तो 1-2 दिन में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, मोस्ट स्टेबल लैंथेनाइट इन डाइवेलेंट फॉर्म। डाइवेलेंट फॉर्म मतलब +2 फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सीरियम, यूरोपियम, सेमेरियम या इटर्बियम। तो किससे पूछा है क्वेश्चन? एफ ब्लॉक एलिमेंट से पूछा है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है तो आवाज थोड़ी सी बदली भी लग सकती है। गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, इथर्मियम, सॉरी इटर्बियम है ना, ये इटर्बियम नहीं, एर्बियम है। इटर्बियम इसके बाद आएगा, फिर थूलियम, फिर इटर्बियम और लास्ट में लुटेशियम। ये होते हैं 14 एलिमेंट्स कहाँ के? लैंथेनाइट सीरीज के। लैंथेनाइट को मैंने लिख दिया पर वो यहाँ से नहीं, यहाँ से है ना। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है और लुटेशियम का 71 होता है, यहाँ तक। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जिनॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56। और बचेगा क्या? सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बच जाएगा? 54 ना, जिनॉन 54 होता है। 4f1, 5d1 और 6s2। ये किसका है? सीरियम का। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो कि जितने भी ये 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, जितने भी लैंथेनाइट्स है, सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सभी के सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें से +2 और कुछ +4 भी शो करते हैं। तो हमको क्या देखना है? +2 वाला। तो सीरियम तो +3 तो देगा ही, साथ में ये +4 भी देगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सभी चले जाएंगे। तो +3 और +4 देता है। तो सीरियम ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है। और क्या ऑप्शन दिया है? यूरोपियम। अब यूरोपियम का परमाणु क्रमांक हम लोग लिख देते हैं। यूरोपियम का परमाणु क्रमांक होता है 63। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जिनॉन 54, फिर 4f7, 5d0, 6s2। तो यहाँ पे देखो 4f7 यानी कि हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है। स्टेबल है यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ ये। जब ये इलेक्ट्रॉन केवल डोनेट होगा तो क्या आएगा? +2। तो यूरोपियम क्या देगा? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा? ये +2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है। तो एक ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? सेमेरियम। ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेमेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 62। सेम इसी के जैसा क्या होगा? जिनॉन 54, 4f6, 5d0 और 6s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2, लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं है तो ये चाहे तो इससे भी डोनेट कर सकता है। तो एक और डोनेट करेगा तो +3। तो +3 भी दे सकता है, +2 भी दे सकता है। पर ये मोस्टली क्या देगा? सिर्फ +2। ये +3 नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो +2 में ही स्टेबल रहना चाहेगा। ये +3 भी दे सकता है, +2 भी। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये +3 में भी स्टेबल हो सकता है। लास्ट है इटर्बियम। इटर्बियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है इटर्बियम का? 70 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जिनॉन 54, 4f14, 5d0 और 6s2। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2, तो बचेगा क्या? 4f14। ये कैसा है? फुल फिल्ड। तो फर्स्ट में सीरियम पूछा था। सीरियम का तो +4 ऑक्सीडेशन और +3 दोनों दर्शाएगा। +4 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। यूरोपियम में क्या हुआ? +2 स्टेबल हुआ और बचा क्या? हाफ फिल्ड। ठीक है। तो ये स्टेबल रहेगा, हाफ फिल्ड बच रहा है। सेमेरियम में तो +2 देगा लेकिन +3 भी देगा, क्योंकि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका +2 को हम लोग स्टेबल नहीं मानेंगे। इटर्बियम में +2 स्टेबल है, क्योंकि इसके बाद ये क्या बन रहा है? फुल फिल्ड। तो अब आंसर क्या हो गया? ये और ये दोनों +2 दे सकते हैं, लेकिन ये और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इटर्बियम। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने के बाद ये कैसा बच रहा है? फुल फिल्ड। इसका d और f ऑर्बिटल फुल फिल्ड बच रहा है, ये देखो। जबकि यूरोपियम में कैसा बच रहा है? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड वाले से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुल फिल्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी। देंगे दोनों, पर सबसे ज्यादा स्टेबल डी देगा। सेमेरियम भी, पर ये तो बहुत कम स्टेबल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड पूछा है तो ऑप्शन दिया है DDT, सोडियम आर्सेनाइड, डाइएल्ड्रेन और ऑर्गेनोफॉस्फेट। सारे के सारे इंसेक्टिसाइड के जैसे तो काम करते हैं, इंसेक्ट्स को मारने का काम करते हैं सारे के सारे। अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में डिफरेंस क्या होता है? इंसेक्टिसाइड मतलब जो सिर्फ इंसेक्ट को किल करे,
लेकिन पेस्टिसाइड क्या हो जाता है, पेस्टिसाइड थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला हो जाता है। पेस्टिसाइड मतलब वो इंसेक्ट्स को तो किल करता ही है और साथ में बैक्टीरिया, फंगस और अदर चीजों को भी किल करता है। तो ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला होता है पेस्टिसाइड। और इंसेक्टिसाइड बोलेंगे तो सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करेगा। तो यहाँ पे जो डाईएल्ड्रिन है, डीडीटी है, सोडियम आर्सेनेट है, ये सभी के सभी पेस्टिसाइड है। मगर जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये ह्यूमन मेड इंसेक्टिसाइड है, ओनली सिर्फ इंसेक्टिसाइड है। कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट ऐसे भी हैं जो पेस्टिसाइड के जैसा बिहेव करते हैं, पर यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट का पर्टिकुलर नाम नहीं बताया कि कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट, सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट लिखा है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट मोस्टली ह्यूमन मेड इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इनको बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर ऑर्गेनोफॉस्फेट ही होना चाहिए, पर जब आंसर किया आएगा तो हम लोगों को और अच्छे से आंसर पता चल जाएगा। पर अभी तक जो आंसर मुझे समझ में आ रहा है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। डीडीटी, सोडियम आर्सेनेट और डायल्ड्रिन ये सारे के सारे पेस्टिसाइड हैं। बहुत सारे इंसेक्ट को भी मारते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगस को भी किल करने के लिए उपयोग में आते हैं। डीडीटी तो सभी ने सुना ही है ना। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, अगर स्पेशली नाम लिख करके दिया होता कि कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते। पर जो ऑर्गेनोफॉस्फेट था वो मोस्टली किस लिए बना था, इंसेक्टिसाइड के जैसा बना था। तो अभी आंसर मेरे हिसाब से ऑर्गेनोफॉस्फेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोल रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, अपचायक के जैसा काम करेगा। यहाँ पे अपचयन करेगा ये कॉपर का, अपचयन मतलब ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेगा। तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। क्या बन जाएगा यहाँ आंसर, कॉपर, फर्स्ट वाला। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करता है, ऑक्सीजन को लेना। रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना। या ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है -2 और यहाँ पे कॉपर 0। तो कॉपर +2 से 0 में गया, मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन का काम ही है रिडक्शन करने का और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे रिडक्शन क्रिया होगी, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करेगा और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, 2 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस एट 300 केल्विन हैव इंटरनल एनर्जी इक्वल टू। इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल यू का वैल्यू पूछा है, सॉरी यू का वैल्यू पूछा है, ई भी कहीं कहीं पे लिखा था या यू है ना। किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पूछा है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nRT, ये होता है फॉर्मूला। F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस बोला है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है 3n - k। k मतलब, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं वहां पे। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक मतलब एक अणु ना, एक परमाणु गैस, यानी एक ही परमाणु है। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, एक। के मतलब के यहाँ पे होता है कि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, आपस में इंटरेक्शन कितना कर रहे हैं। तो एक ही पार्टिकल है तो कितना इंटरेक्शन होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0। एक ही पार्टिकल है, अकेला है किसी, तो इसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कितने हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पे 3 × n का वैल्यू 1 - 0 क्या आएगा, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मोनोटॉमिक गैस के लिए, 3। ऐसी डाईएटॉमिक गैस के लिए कितना आता है, 6 आता है, किसी में 5, कभी नहीं 7 और 5 आता है। ट्राईएटॉमिक गैस के लिए 6 आता है, 5 लो एनर्जी में, लो टेम्परेचर में, और 7 हाई टेम्परेचर में, किसके लिए, डाईएटॉमिक गैस के लिए ना। और ट्राईएटॉमिक गैस हो तो उसके लिए 6 आता है आंसर। मोनोटॉमिक गैस के लिए ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना आया, 3। तो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 × n। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मोल, तो 2 × r का वैल्यू जूल में ले लेते हैं हम लोग। क्या है जूल में r का वैल्यू, 8.314 × t। t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300। ये केल्विन में दिया है, इसको हम लोग जूल पर मोल पर केल्विन में लिए हैं, ठीक है। और ये 2 मोल है तो यहाँ पे भी मोल हो जाएगा। तो मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, आंसर किस में आएगा, जूल में। इंटरनल एनर्जी को जूल में आना भी है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये पूरी वैल्यू बची हुई है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आप चाहो तो 8.314 को क्या कर सकते हो, 25/3 भी लिख सकते हो ना। तो मैं 25/3 लिख के कैलकुलेट कर लेती हूँ। u इज इक्वल टू 3/2 × 2 × 25/3 × 300। 3 100 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 75 × 100 बराबर 7500 जूल। आंसर कितना आया, 7500 जूल में हमारा आंसर आया है 7500, ठीक है। F/2 nRT लेकर के बनाना था। एन की वैल्यू, सारे यूनिट भी यहाँ पे कट गए हैं, मोल से मोल कट गया है, केल्विन से केल्विन कट गया है, बचा है क्या, केवल जूल। इसको कैलकुलेट करोगे 8.314, 300 और 3 को, तो आंसर कितना आएगा, 7500 जूल।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। इसका आगे का सीरीज, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के सीरीज का ही आएगा, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना।